कॉलेज में सरप्राइजिंगली हम लोग को एक दूसरे को मिलने को नहीं मिला। क्या वैभव भाई, लाइक हाउ वाज प्रीलिम्स फॉर यू? थोड़ा प्रीलिम्स के बारे में बताइए। Yeah, prelims is a deadly shot for me. अच्छा I'm still very, fearful of prelims because mains is more of an art. Prelims is more like war. तो इतनी सारी कमियां हैं प्रीलिम्स में अच्छी बात क्या है? प्रीलिम्स में अच्छी बात क्या है? देखिए, प्रीलिम्स में या इस पूरे एग्जाम में के प्रोसेस में ही जो एक अच्छी बात है वो ये है कि दिस एग्जाम गिव्स एन इक्वल स्टेज टू एवरीवन। हैंड राइटिंग में कितना बड़ा रोल होता है? As per विकास दिव्य कीर्ति सर, उन्होंने कोई ऐसा IAS नहीं देखा जिसकी हैंड राइटिंग खराब। अच्छा। And the legible handwriting with good presentation skills. The solution to problems of democracy is in more democracy. अच्छा, आपने आदित्य जी की कॉपीज क्यों देखी? आपका तो हो गया हो। Just ऐसे out of curiosity I'm asking. He is also a teacher. अच्छा, ओह। He's not just a selected candidate, he's a teacher also. ये तो मैं ध्यान ही नहीं रहा मुझे। अब आप पर्सनालिटी दोबारा देखो। Hello everyone, my name is Nikita and welcome to Tapri Talkies with me, Nikita. मैं आपके लिए एक और बोनस वीडियो लाई हूँ। बोनस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो हमारी वैभव आनंद जी के साथ थी और एक बोनस वीडियो है, मतलब एक और टॉपर उनके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही डबल इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्जेशन होने वाली है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स और फिर मेंस के लिए भी अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर इंटरव्यू। बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में, बहुत ज्ञान मिलेगा आपको। तो ऑफ कोर्स मैंने बता ही दिया है, ऑल इंडिया रैंक 58 वैभव आनंद जी तो हमारे साथ हैं ही। वी ऑल्सो हैव विद अस ऑल इंडिया रैंक 377 ऋषभ जैन। हाय वैभव जी, ऑल इंडिया रैंक 58, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। हाय ऋषभ जी, ऑल इंडिया रैंक 377, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू टपरी टॉकीज विद निकिता। तो सबसे पहले तो बताइए, आप दोनों कॉलेज मेट है, राइट? कॉलेज सीनियर हैं। अच्छा। वैभव सर इज अच्छा, वैभव जी सीनियर। अच्छा, कॉलेज मेट ही हैं, लेकिन तो फिर क्या आप थोड़ा सा कॉलेज में टोरा वोरा दिखाते हैं कि आई एम योर सीनियर? ओके। नहीं हमारे कॉलेज में आई थिंक रैगिंग इतनी नहीं थी। नहीं, काफी अच्छा कल्चर था। अच्छा, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं किया आपके सीनियर्स ने? नहीं, काफी अच्छा कोलैबोरेशन था। जिन भी सीनियर्स से इंटरेक्शन था, इट वाज वेरी हेल्दी। तो कैसे कॉलेज में आप फ्रेंड्स थे, क्या था, जानते थे एक दूसरे को? सो कॉलेज में सरप्राइजिंगली हम लोग को एक दूसरे को मिलने को नहीं मिला। अच्छा। एंड आई डिडंट इवन नो अबाउट वैभव सर, दैट वैभव सर सेम ही कॉलेज के हैं। सो रिजल्ट आने के बाद अवेयरनेस हुआ कि वी आर फ्रॉम सेम कॉलेज एंड सेम कैंपस। सो इट वाज अ सरप्राइजिंग मोमेंट, बट कॉलेज में हम नहीं मिले। तो कैसे पता चला वो एग्जैक्टली? सो रिजल्ट आया एंड देन ऑब्वियसली कॉलेज से भी कॉल्स आए कांग्रेचुलेशन के लिए। तभी पता चला कि सुरम्या, who was my junior, and Vaibhav sir was my senior, so three folks have cracked this exam, and तभी awareness हुआ इस fact के बारे में। And I think this is the highest ever number in a year from JP. College. Yeah. 3 people from the same campus, same Okay. college. And did you know Suramya? Yeah, I knew Suramya. Okay, they both knew each other. I अच्छा। did not know any of them. Suramya has got rank 281 this year. ओके। हाँ, तो उनको भी यहाँ पे होना चाहिए But था she's वैसे तो। giving exam again. Okay. Yeah, so she's studying. So कैसा लग रहा है दोनों सेम कॉलेज से और रैंक हासिल कर दी? हाउस लाइफ? हाँ वैभव जी। मैम अच्छा लग रहा है, and as he wrote in one of his posts, I think in Instagram or Facebook, that we are taking the name of JIT in the corridors of civil services. So I think that signifies my emotions too beautifully. So आप दोनों के इंटरव्यू कैसे हुए? इंटरव्यू से ही शुरुआत करते हैं, फाइनल स्टेज से। How आपके डिफरेंट थे दोनों पे, क्या था? So interview, the results came on 8th of December, and my interview was scheduled in the last phase. So the wait was very काफ़ी टाइम मिला प्रिपरेशन करने के लिए, और वो प्रिपरेशन काफ़ी बड़ी भी हो गई थी because the current affairs keep expanding and you have to prepare constantly each day. A lot of stuff keeps getting added to that list. So that was the challenge. But on the final day, I think I let myself very loose, in the sense that you cannot pretend to be someone else that you are not. So my core goal on that day was to just be who I am, and I've worked very hard for. Even on the final day, I was asked that how are you feeling? One of the members asked me. So I just said what was the reality, that I have worked hard for this day,
and I just wish to be at my best self. So that was the goal, to just keep revising why I started the civil services, what were the core purposes that I came for. I just kept telling myself that these are the core reasons why I have come for this exam, and I have to just represent that true core thoughts in front of the interview, and they will reflect my personality. So that was the goal, and I truly enjoyed the process. वैभव जी आपका कैसा था My interview was simply kind of on the same lines, and it was a little bit factual also. Suman Sharma ma'am board earned that reputation this year. I think that it was a little factual, and more or less I also focused on the same thing, that I let myself loose. I consciously, as I was telling Rishabh sir, that I did not take any of the selfies when I entered into the Dholpur house. I wanted myself to feel that I'm not living any special day. I'm living just another day. And that was my attitude, and that's how I sat. And maybe this is the mental status, mental position which allows you to think properly about the questions that are being asked from you. That was pretty much it. So आपसे पहले भी आपकी कॉलेज से कोई टॉपर थे who topped UPSC before? I think there is one senior, he's into Okay. IPS, Okay. but I'm not aware about from exact which batch, but one or two names have been there, but lot of time back, Okay. not immediately before us. I think he belongs to the batch of 2015-16 if I'm not wrong, Yes, yes, yes. but not since last some years. There have been not many people. There is also a senior of 2016 batch or maybe 14 batch who is an IS officer in Telangana cadre. Okay. So the problem with our college is that they do not document how many candidates have been selected. And there is also from Guna batch, there is an IPS officer who's topper top. I have Guna branch. So there are multiple actually. And when I went to the college, they told me that there are 15 candidates that they know are in the civil services. Civil services in complete civil services ecosystem, not just IS, IPS, IRS. So they do not document it well, but if we come to documentation, I think there will be around 20 candidates from our college, from all the branches combined. So like in the same U3 that rank or So Ramya. So, हाँ तो आप तीनों एक ही ब्रांच से और एक ही उसमें हो? No ma'am. Same branch Campus. of college, but Okay. yeah, same campus. Okay. But Vaibhav sir had electronics. Okay. I Okay. had computer लेकिन science. same branch है? Yeah, Okay. but the Okay. same. So how's branch. everybody? Yeah, please. Same campus branch. Okay. Different streams of Streams graduation. different, okay. So आप जो तीनों अब इस साल टॉपर हैं, और सो कॉलेज का और टीचर्स का, स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स है आपके टुवर्ड्स थ्री ऑफ यू? He'll tell. I think being an engineering college, Okay. your professors and the ecosystem around you, they wish to see you excelling within that branch, in the computer science branch or in the engineering branch, and no one as such really imagines that kind of vision that they can even go to civil services. This kind of culture is there in IITs, but it was missing in our times. There was no such hub which provides that kind of insight. So that was there, but one good part that was there in the college was that lot of humanities subject were there in every semester. Like we used to be studying economics, and even certain subjects like public policy and economics, and one or two more subjects. So they offered us the insight that what can happen in civil services, what can happen other than engineering. Now, what was the response? See, this is such a big platform, the civil services that offer to you, that everyone appreciates it. But what I see is that we need to institutionalize this in some way. For example, I have a vision that there should be some small hub within the college. We have a lot of hubs for engineering and other activities. There should be one hub for civil services preparation as well. That if someone wish to prepare for it, then they should get certain kind of community within the college. So I wish to go to college. I've been invited, but I didn't get the opportunity so far. So I'll visit and I'll propose the solution for this. That's amazing. So आपके प्रति कैसा रिएक्शन है? क्योंकि मैं ग्रेजुएट 2017 में हो गया था, फिर भी 2018 में हुए थे, तो मेरा एक डिस्कनेक्ट कॉलेज की एक्टिव पॉपुलेशन, एक्टिव स्टूडेंट्स के साथ है. पर देयर इज
LinkedIn profile that I Mhm. have started after getting selected. तो उसमें कई सारे juniors के messages आते हैं Okay. कि sir we are from the same college, we are in the हाँ. same boat. I also want to prepare. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है Hmm. क्योंकि मैं कॉलेज में 6.5 CGPA का स्टूडेंट था, तो कॉलेज में मेरी एज सच कोई एकेडमिक रेस्पेक्ट नहीं थी। Hmm. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी किसी तरह का तो एग्जाम्पल सेट कर पाया अपने कॉलेज के Hmm. बच्चों के लिए कि दे कैन दे गेट अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर एटलीस्ट समथिंग। Maybe I was not a good engineer as an example, but maybe I'm a good civil servant that they can look up. But you know what, Vaibhav sir, the academics of JP was pretty tough. Even I had a 6.7 CGPA. Okay. And the thing is that JP offers very high academic rigor in terms of the tests that they make. I remember that even in my first semester of the college, the kind of depth that they are checking, it is very high in standards. So even if we are 6.7 or 6.5, it has given us that depth that you need to prepare hard, that you need to work hard, that you need to have sleepless nights for those T1, T2, T3 exams that we used to have. And that helped us in the UPSC preparation also, कि कुछ भी आ जाए सामने तो हम handle तो कर ही लेंगे. That is very important. तो कॉलेज में फिर इसका मतलब आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी किसी को भी? इनसे फिर भी होंगी because he was from computer science. अच्छा, आपसे थी Yes. कुछ ऐसा? ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेशंस काफी टाइम से पता था, जो मेरे कुछ प्रोफेसर कॉलेज टाइम में पता था कि यू आर गोइंग टू अपीयर बिकॉज़ वैभव जी ने तो बताया कि उनको तो बहुत बाद में उन्होंने डिसाइड किया था. सेम Okay. I joined the job as a full stack developer in one of the startups that came to hire us in the college, and I was working there. So मुझे मेरे एक फ्रेंड मिले जो प्रिपरेशन कर रहे थे, और उन फ्रेंड के थ्रू मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उनसे मिलके, उनकी पढ़ाई को देख के मुझे लगा that I should also give it a try. काफ़ी अच्छा, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में इतने सारे मिथ्स भी हैं, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि क्रैक कर पाएंगे. ऐसा लगता था कि यार ये तो कोई शायद बाहर से ही लोग आते होंगे जो एग्जाम क्रैक करते होंगे, और उसी वजह से कभी इमेजिन भी नहीं किया था कॉलेज में. बट जब वो फ्रेंड से मुलाकात हुई, फिर जॉब के साथ ही थोड़ा पढ़ना शुरू किया, और फिर जॉब के उस बीच के प्रोसेस में ही ऐसा लगा कि यार इवन वी कैन डू इट. तो काफी बाद में ही स्टार्ट किया मैंने भी कॉलेज में. अच्छा. और उस प्रोसेस में कभी ऐसा नहीं था कि सिविल सर्विसेज ही करें. वैसे जो कॉलेज का माहौल कैसा था? आई मीन अगर एकेडमिक वाइज छोड़ के, सो हाउ वाज द माहौल? फन था, चिल था? एक्चुअली इट इज मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. मेरे हिसाब से. You were a day scholar? No, I was Hostel. हाँ, आप? I was a day scholar. अच्छा. He will tell you the exact माहौल. तो आपने तो अच्छा माहौल देखा होगा हर We're तरह like- के. कहाँ पे रह रहे थे? Shipra Sun City. अच्छा. Okay. Life started after 5 p.m. in our college. That is See. the case. And ultimately, see, from how I saw the college, it was mix of the best of both the worlds. जैसे आप Okay. अगर आप Amity की बात सुनेंगे तो you will get to know कि यार बहुत फन होता है वहाँ पे. बट अगर आप IIT दिल्ली NSIT की बात सुनेंगे तो वहाँ पे शायद बहुत एकेडमिक रिगर उनका है. मुझे ऐसा लगता है JP offered the best of both the worlds. अच्छा. कि आपको एकेडमिक डेप्थ भी मिलेगा, और साथ में क्योंकि इतने सारे हब्स हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हैं, अलग अलग वर्कशॉप्स चल रहे हैं इवनिंग में, सो इट ऑफर्ड द बेस्ट ऑफ बोथ. हम लोग फन भी कर रहे थे, हम लोग पढ़ाई भी कर रहे थे, एंड वी वर वेरी क्लोज टू दिल्ली NCR. 62 में थे हम लोग, नोएडा सेक्टर 62 में. सो मेरे हिसाब से वी एंजॉयड द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, एकेडमिक एज वेल एज फन एज वेल एज पार्टीज. एंड फिर कल को जब प्लेसमेंट्स आए तो उसका भी फायदा मिला, क्योंकि वी आर इन दिल्ली NCR, सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गिविंग अस लॉट ऑफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एज वेल. और जहाँ तक डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स की बात रही, तो सर्टेनली हॉस्टलर्स वर हैविंग मोर फन, क्योंकि हम लोग पूरी रात जनरली जगे हुए होते थे. हम लोग सुबह 3-4 बजे ही सोते थे, और वो रात के पीरियड में ही लेट्स से हैकेथॉन टाइप चल रहा है, बैठ के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, गप्पे चल रहे हैं, गेम्स चल रहे हैं. सो थोड़ा कैंपस लाइफ को एंजॉय करने में आई थिंक डे स्कॉलर्स थोड़ा मिस आउट. You missed that, huh, Vaibhav ji? Definitely. I had a friend, Anurag, and his room partner was Anish. Okay. So they were very close friends. They used to join their beds in their hostel room, and they used to invite me as a day scholar, which was Okay. definitely not legal Okay. in our college. लेकिन now everybody knows. And no, they got to know then only. Okay. So the warden sahab came, and Okay. yes, the warden sir was completely drunk, and he, you remember, right? Yeah. And he knocked on our door, and I was eating bananas. Acha. Right, I was the most healthy person in my batch. So when I opened the door, he asked, "Naam batao bhai." I said, "Anish Jain," because Anish Jain is the friend who
on whose proxy I was Okay. there. And he said, Anish, तो ऐसा नहीं दिखता था, लेकिन कोई बात नहीं, it's fine. He went to the next door. He was so drunk that he qualified me as Anish Jain. अच्छा He went to the next door, he again said, and I could hear it, that he asked, नाम क्या है? Anish Jain. And that's how I got caught. And that's the first time JP published, printed my name in अच्छा. full letters Oh, अच्छा. and 5,000 rupees fine. oh god That is the first example I said. Okay. This is the second one. So lift के बगल में ही नोटिस बोर्ड होता था Yes, yes. हॉस्टल में, और वहाँ पे छपता था कि अच्छा अगर कुछ भी ऐसे लिकर पकड़ा जाएगा या फिर ऐसे डे स्कॉलर को पकड़ा जाएगा तो वहाँ छपता था। तो आप में से आपका नाम भी शायद मैंने कभी पढ़ा हो बट हाँ, ऐसे नोटिस नहीं किया हो। हाँ, सो तो कॉलेज वाज पर्चे आपने पहले ही छपवा दिए I told the VC sir this time that, sir, this is the second time my college is printing my name. The Okay. first time was for the breach of rules. okay so now they're printing your names as ranks Selected candidates. Yeah. Yes, yes. so अब positive में छपने Of लगा है course, I think that is the beauty of life. And Yeah. that is the beauty of teachers. Hmm. They punish you for the wrong things. They praise you Of for course. the right things. And I think this is the circle of life. But this is really amazing और यही टाइम याद आता है नहीं Yes, yes. तो आपने मतलब आपने ज्यादा कुछ मिस आउट नहीं किया वो एक ही बात था और अच्छी बात ये है अच्छा। which I want to highlight कि मेरा रूम में जाने की इंटेंशन में मस्ती नहीं थी. Actually we were preparing for T3. अच्छा So I needed that atmosphere जिसमें मैं अपने Hmm. बैचमेट्स के साथ पढ़ पाऊँ. And I asked for permission also. Hmm. कि I can pay for one night and all that. They said that's not a joke. And because college में पढ़ने का, as he said, hackathon वगैरह होते हैं, पढ़ने का माहौल बन जाता था हमारे कॉलेज में. Especially teachers से T1, T2, T3 जो हमारे टर्म एग्जाम्स होते हैं उनसे. और क्या खुराफात होती थी कॉलेज की खुराफाती तो ठीक है। वैभव भाई, लाइक हाउ वाज प्रीलिम्स फॉर यू? थोड़ा प्रीलिम्स के बारे में बताइए। Yeah, prelims is a deadly shot for me. अच्छा I'm still very, fearful of prelims. I'm telling you very honestly, if today I am forced to give prelims, I would have not been able to. Hmm. And even before my final results, I was thinking that if I do not make to the list, then the biggest fear is that I will have to appear for prelims again. So I think this exam tests different kinds of decision making in the 3 stages: prelims, mains, and interview. The kind of rapid fire decision making that is expected of a candidate in prelims, that is where I'm, I think, weak at. I'm good in mains. I'm able to think dynamically because mains is more of an art. Hmm. Prelims is more like war. You have to literally fire, shoot a question down. In mains, you are more like painting answers. It's a creative aspect of your mind that gets activated. I'm good at that. In interview also, I'm good because I'm good at holding conversations, logical conversations. So, but prelims, I'm very scared. बस स्टिल आपने 2 बार निकाल दिया मैं ये एक्चुअली यू आर सेइंग कि निकाल दिया, पर मेरे अंदर से आवाज आती है निकल गया. प्रीलिम्स तो सबका निकलता ही है। हाँ, निकलता ही है. प्रीलिम्स सबका ही निकलता है। आपका 5th अटेम्प्ट है राइट या मेरा 5th अटेम्प्ट। तो आपका कितनी बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ So 2019 was my first attempt. I missed the prelims. 20 also the same story. Then 21, 22, 23 successively 3 बार prelims अच्छा। qualify किया। सो पहले 2 बार नहीं निकला तो आपको तब ज्यादा डर बैठ गया होगा इज दैट द रीजन I think first prelims में ना होना एक बार को फिर भी accepted था कि चलिए पहला अटेम्प्ट है, अभी क्लासेस भी चल रही थी ऑप्शनल की, मे बी शायद इसलिए ना निकल पाया हो। I scored 93 marks. 98 was the cutoff that year 2019. So I was like ठीक है, कोई बात नहीं। उस बार का उतना शौक था, दर्द था, बट इतना नहीं था कि ये क्या हो गया है। बट जब 2020 में भी नहीं हुआ तो that was like a very big moment. I cried that day जब हाँ रिजल्ट, और मुझे जिस 4th October. हाँ आपको डेट भी याद है मेरा वो निकला था ना. अच्छा so उस बार कोविड की वजह से that prelims was shifted Yes. है ना। एंड मैं जब अपना पहला प्रीलिम्स देके आया था तो मेरे अलग अलग आंसर कीज के हिसाब से मार्क्स बन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, तो मुझे होप थी। बट सेकंड प्रीलिम्स में तो जिस दिन मैं आया प्रीलिम्स देके और मैंने मार्क्स बनाए तो मेरे 82 83 बन रहे थे, और बात चल रही थी कि कट ऑफ जाएगी 92 95 के आसपास। तो आई न्यू इट कि मेरा 10 मार्क्स से रहा है, एंड दैट वाज वेरी हैवी। और जब आपका 2 बार प्रीलिम्स में ना हो तो फिर आपको बहुत डॉन्टिंग टास्क लगता है कि अब 1 साल पूरा प्रिपरेशन शिफ्ट हो चुकी है। जो आप लवासना का कैलेंडर देख रहे थे कि अगले साल एफसी कब से शुरू होगा, अब वो उसके अगले साल शिफ्ट हो गया है। सो
anyway, I stuck with my plans. I prepared for mains even then. फिर आई थिंक मैंने जो चीज़ें मिस आउट करी अपने पहले प्रीलिम्स में कि हम बस पढ़ रहे हैं, हम अलग अलग कोचिंग्स के मटेरियल्स पढ़ रहे हैं, हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, बट वी आर नॉट रियली थिंकिंग दैट हाउ यूपीएससी इज मेकिंग द पेपर. वी शुड स्टार्ट डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग. मतलब हम लोग इंजीनियर्स हैं, तो फिर मैंने अपना वो माइंडसेट एक्टिव किया कि अब बहुत हो गया ज्ञान, एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखते हैं कि बन कैसे रहा है पेपर. तो उसके लिए मैंने 30 इयर्स पीवाईक्यू, तो पहले सिर्फ 4-5 साल के पीवाईक्यूज देख रहा था मैं, बट फिर मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में, जो कि 21 का प्रीलिम्स था, तो एक बुक आती है जिसमें 30 इयर्स टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हैं. तो हम हमेशा पीवाईक्यूज को बस पीवाईक्यूज की तरह देखते हैं. इस बार मैंने क्या किया कि आई कंसिडर्ड देम एज अ बुक. आई वाज लाइक कि इस बुक के सोल्यूशन नहीं पढ़ने, बट जो बुक्स में टॉपिक आ रहे हैं, इस टॉपिक की एक लिस्ट मेंटेन करना शुरू करो. एंशिएंट मेडिवल में अगर वो कुछ प्लेसेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसकी एक लिस्ट मेंटेन करना शुरू करो. और जब आप वो स्टैटिक पोर्शन जाके पढ़ोगे, तो एकदम वो बेल रिंग होनी चाहिए कि अच्छा ये तो पीवाईक्यू में आ चुका है, तो इसके लिए थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ लेते हैं. तो धीरे धीरे मेरे को वो चीज समझ में आई कि देयर आर आल्सो सर्टेन लॉजिकल पैटर्न्स कि हाउ टू डिजाइन अ क्वेश्चन and what are the things which you can flip in a question to make a statement true or false. तो वो logical mindset develop हुआ PYQs को solve करके. वो topics के बारे में पता चला कि क्या चीज़ पे strength बनाना है, कहाँ पे average knowledge से काम चल जाएगा, current और static में क्या कितना balance बना के रखना है, कि static में हमें excellence की तरफ जाना है, और current affairs में हमें बस एक lateral knowledge develop करनी है, कि we just need to have a fair idea. क्योंकि प्रीलिम्स में कभी भी जब करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है कि एग्जैक्ट हमें पता है. कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आर्टिकल क्वेश्चन आएगा, तो हमें आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए कि भाई आर्टिकल 148 कैग का आर्टिकल है, आर्टिकल 124 जुडिशरी का आर्टिकल है. बट करंट अफेयर में वी जस्ट नीड टू हैव सम आइडिया कि यार ऐसा लग रहा है. तो वो अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे कितना डेप्थ में प्रिपरेशन को लेके जाना है, वो मुझे थर्ड अटेम्प्ट में हुआ. अच्छा. और मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट जब मिला, फिर उसके बाद obviously as Vaibhav sir said that अगर मुझे अभी भी एक और प्रीलिम्स देना हो, तो मुझे उतना ही डर लगेगा कि यार हो सकता है मेरा प्रीलिम्स ना हो. पर वो 3 बार शायद इसीलिए हुआ क्योंकि एक माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट था. अब वो उस क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ भी हो सकता है ना हो, बट इट हेल्प्स. दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी हेल्प्स. नाउ आई थिंक Vaibhav sir would add something on. No, I think he has pretty much summed it up. And this is pretty much what I want to say. कि prelims में we have, it's very important to cut the noise in prelims and mains both, and we have to identify the sound. The sound is your syllabus, the sound is your PYQs, rest everything is noise. There will be random coaching institutes which will be making random tough questions which will never come in prelims. So it's always better to scrutinize, interrogate, and deep dive into the PYQs. Okay. And I think he has a very organized take on it कि exactly note down करो कि कौन से टॉपिक से आए. I think it will help. And इस पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा वैभव सर, कि यूपीएससी को तो एक साल में एक पेपर बनाना है ना, and they have to make 100 questions, and over a period of 30-40 years they are maintaining certain bank. How I believe that what must be the process through which they are making the paper, that over the time they have maintained a bank of certain important issues in polity, in economy, in environment. They have maintained a bank, and when they want to design the paper, they must sit with that bank, that these are the issues which have been developing over a period of time, and let's ask question from these bank, है ना? And then they will design questions on it, and even the wrong options that are there in the question, they will not be certain. For example, if they are asking that what is microsatellite DNA, and there are 4 options A, B, C, D. अब उसमें से एक ऑप्शन सही है कि let's say C is the right answer, but A, B and D, they are also not irrelevant stuff. The stuff that they have asked in A, B, D, even they are certain important topics which are there in their bank. They might ask about the technology which is mentioned in A the next time. They might and they have done it. So what you have to do is that while you are analyzing the PYQs, you don't just have to focus on what is asked and what is the answer. Even the wrong options that are there, there are some issues which they might ask next time. So that is the thing. And coming to the comparison between mocks and PYQs, I had a very clear take that PYQs are there to develop the logic, how questions are designed, how you have to think,
learn that from PYQs. Hmm. Which topics are important, learn that from PYQs. Now, what is the utility of mocks? The utility of mocks is that you should get used to the idea of facing 100 new questions in 2 hours. Hmm. Just developing yourself to that shock value which UPSC prelims give to you, mocks help for that. Hmm. But I never calculated my marks in the mocks. Hmm. I never ever calculated my marks. My utility was solve 100 questions in 2 hours, develop a strategy to attempt those 100 questions, ensure that the static questions which are coming from polity, geography, environment, and science and tech, basic questions and PYQs which are being repeated there, which I should not have done wrong. मैं वहाँ पे गलती नहीं कर रहा हूँ. कोई अगर ऐसी चीज दिखती है जो एग्जाम वर्दी है, which might be asked in real exam, I'll take a note of it and I'll move on. So ये बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है मेरे. बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस किया हुआ है ऋषभ जी ने. अमेजिंग. मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपका प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम में हुआ था और फिर सेकंड टाइम में नहीं हुआ, आपका फर्स्ट दोनों बार में नहीं हुआ. सो आई रियली वांट टू नो द फीलिंग एंड द सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, बिकॉज आपका एक बार हो जाता तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, या हम क्या उस टाइम क्या फीलिंग होती है जिसमें सेकंड अटेम्प्ट में वो इम्पैक्ट करती है हमारी फीलिंग. सो आपसे शुरुआत करते हैं, देन आई विल मूव ऑन टू यू. या फर्स्ट टाइम में जैसे जब प्रीलिम्स निकला था तो आई फेल्ट कि यार ये तो मेहनत करने से निकलता है एग्जाम, ये मुझे महसूस हो गया था. अच्छा, क्योंकि मेरे कंसेप्ट सारे फॉर्म हो गए थे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नहीं लगा जब निकला था कि यार ये तो बहुत इजी है, मैंने तो एक पहले बार में निकाल ली, ये नहीं आया. तो उसमें ये था कि मुझे लगा कि इकोनॉमी के कंसेप्ट्स पढ़े, एनवायरनमेंट के कंसेप्ट्स पढ़े और करंट अफेयर पे होल्ड हो नहीं पाया. फिर भी प्री निकल गया और आई रियलाइज इन दैट फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कि वो तो कंसेप्चुअल नॉलेज से निकला है. करंट अफेयर तो मैं होल्ड ही नहीं कर पाया था, फिर भी निकल गया. और उसके बाद एनालिसिस में सारे टीचर्स ये कह रहे थे कि भाई प्रीलिम्स स्टैटिक से निकला इस बार का, जिनका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग था वो कर पाए. अच्छा, ये कभी कभी होता भी है, कभी करंट की वेटेज बढ़ जाती है, कभी स्टैटिक की बढ़ जाती है. 2020 में और तब से लेके अब तक करंट की थोड़ी बैलेंस्ड ही है, स्टैटिक ही गेम चेंजर होता है प्रीलिम्स में. तो मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस हो गया था. इसी को मैंने थोड़ा ओवर कर दिया नेक्स्ट अटेम्प्ट कि स्टैटिक है वो पढ़ते हैं, करंट अफेयर लास्ट के 20-25 डेज में पढ़ लेंगे, 83-65 जैसे तैसे रिवाइज कर लेंगे. वो भी चल ही गया था लॉजिक बस. लेकिन 0.6 मार्क्स से प्रीलिम्स जो है मेरा उस साल रुक गया था. प्रीलिम्स में फेल होने में प्रॉब्लम ये आती है कि आप कितने मार्क्स से फेल हुए आपको एक साल बाद पता चलेगा. अच्छा, तो अभी जब हमारा हाँ एग्जैक्टली, अभी जो हमारा रिजल्ट आया उसके साथ ही उन बच्चों के प्रीलिम्स के मार्क्स आए होंगे जो फेल हुए थे प्रीलिम्स. तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजी, कोर्स करेक्शन हम नहीं कर पाते. तो उस समय अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. यही है. जैसे अब मैं आपसे पूछूं तो अगर हमारा नहीं होता तो वो चीज कैसे हैंडल करो, कि ऐसा भी लगता है कि यार दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, या ऐसी चीजें दिमाग में आती है, हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन व्हेन जब दोनों बार नहीं हुआ. देखिए, प्रीलिम्स फेलियर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है. एक्चुअली में इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे पेनफुल चीज़ है, और पेनफुल से भी ज़्यादा सबसे कॉस्टली चीज़ है, कि आपको एक मेंस का एक्सपीरियंस मिस आउट हो गया है. कि आपने, मान लीजिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आई शुड हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू राइट मेंस. एटलीस्ट मैं लिखता तो सही, मेरा क्वालिफाई होता है ना होता, मुझे पता तो चल जाता ना कि एग्जाम की डिमांड क्या है. क्योंकि मेंस भी अपने आप में किस तरह का स्टेज है कि जब तक आप वो एग्जाम हॉल में जाके लिख नहीं लेंगे, आप एक्चुअली में समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे उसका प्रिपरेशन होगा. क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं, दिन में 2 पेपर लिखने हैं, हफ्ते में 3 पेपर हमें लिखने हैं. उसका ग्रेविटी जब तक वो आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठे होंगे शायद पता ही नहीं चल पाता, और जिनको पता चल जाता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक ले आते हैं. तो प्रीलिम्स ना होने का जो सबसे बड़ा गम है वो ये होता है कि आप मेंस नहीं लिख पाए उस बार, और आपका 1 साल का कॉस्ट पूरा बन जाता है उस चीज़ को लेकर. मेरे 2 प्रीलिम्स नहीं हुए, 2019 नहीं हुआ, 2020 भी नहीं हुआ. तो सबसे पहली जो चीज़ आती है कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि यार वेदर आई एम वर्थ इट और नॉट, क्या मेरी प्रिपरेशन ठीक भी जा रही है, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए. आई हैव इवन सीन देयर आर पीपल who have failed prelims 4 times and in their 5th attempt they have got a double digit rank and now they will be becoming IAS. So मेरे साथ 2 बार हुआ है, लोगों के साथ 3-3, 4-4 बार भी हो रहा है कि हमारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा. तो मेरा ऑब्जेक्टिवली प्रीलिम्स ना होने पे क्या टेक है और क्या होना चाहिए. इमोशन तो यही है कि पेन होता है, और पेन को लेके बहुत छोटा सा एक मेरे में कोट है कि पेन डिमांड्स टू बी फेल्ट. जिस दिन रिजल्ट आता है वो रात बीत जाती है
है ना, वो रात उतनी टफ नहीं होती। उस दिन आपके पेरेंट्स भी बात कर लेते हैं, आप भी पेपर खोल के बैठते हो, स्ट्रैटेजी बना लेते हो। बट जब आप अगले दिन सुबह उठते हो, दैट इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मतलब मेरा तो हर बार फेलियर के बाद जो बैड रिजल्ट के बाद की जो अगली मॉर्निंग होती है वो बहुत पेनफुल होती है, वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस दिन को आप थोड़ा लूज रखो। बट अब ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए तो क्या करना है, जब प्रीलिम्स फेल हो जाए क्या करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का प्रीलिम्स ही फेल हो रहा है। मतलब 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 10,000 लोग मेंस लिखते हैं, तो 9,90,000 पीपल आर नॉट गोइंग टू द मेंस। इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जेन्युइनली उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा था पर वो नहीं कर पाए। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि जो आपको वो समय मिला है कि अब आपको अगले साल अटेम्प्ट देना है, तो वो मिस्टेक मत करिए कि पूरे साल बस अब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। आप प्रीलिम्स को उसकी ड्यू वेटेज दीजिए, उसके लिए सिंसियरली पढ़ाई करिए, बट एक साल प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। स्टूडेंट्स एंड अप डूइंग दिस अ लॉट कि अब प्री नहीं हुआ हमारा, तो अब तो हम रिजल्ट के अगले दिन से प्री पढ़ना शुरू हो गए। तो उनसे हमें सीखना है जो लोग 4 प्रीलिम्स फेल होने के बाद जिस बार भी उनका प्री निकला वो डबल डिजिट रैंक कर रहे हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी मेंस की प्रिपरेशन इतनी सॉलिड है। तो जब भी प्री ना हो, कंसिडर दिस एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग तो नहीं होती जब प्री नहीं हुआ, दुख तो होता ही है, बट कंसिडर इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड प्रिपेयर फॉर योर मेंस। पिक अप योर ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, पिक अप योर एथिक्स, pick up those core areas which you won't get to study when you'll be studying for prelims, which will happen from January. अगर आपका इस बार प्री नहीं हुआ तो आप पूरे दिसंबर तक मेंस का पढ़ेंगे और जनवरी आते you will be in pre mode कि भैया प्री आ गया है, मेरा लास्ट ईयर प्री नहीं हुआ था। तो दिसंबर तक फोकस करना है हमें मेंस पे, ताकि जब जैसे ही वो क्लिक हो, डेस्टिनी का साथ मिले, हमारे प्रीलिम्स के स्टार्स अलाइन हो जाए हमारे साथ, जब भी हमें मेंस लिखने का मौका मिले, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि उसी साल आप उसको दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। प्रीलिम्स इज बिकमिंग वेरी अनप्रेडिक्टेबल इवन फॉर द रैंक होल्डर्स। तो इतनी सारी कमियां हैं प्रीलिम्स में अच्छी बात क्या है? वन थिंग, वन प्रीलिम्स में अच्छी बात क्या है? देखिए, प्रीलिम्स में या इस पूरे एग्जाम में के प्रोसेस में ही जो एक अच्छी बात है वो ये है कि दिस एग्जाम गिव्स एन इक्वल स्टेज टू एवरीवन। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? Suppose Vaibhav sir has got, let's say, today he has got 58 rank and I have got 377 rank. Then sir would be concluding his journey. Most probably I'll be getting into IRS. Service allocation hasn't happened as of now. But if I have to give the exam one more time, then now I'm already in the civil services, group A services, and I want to sit, let's say, for IAS. Then a person who has not gotten into the services, and if I am also sitting in the services, we are at the same stage. I have no kind of advantage. I have no kind of that knowledge which might help me crack this exam because I am already cracked it last year. So the best thing which I would say that this exam offers is that everyone, be it someone who didn't qualify it 4 times, be it someone who is already in the services, on that day, in that situation, in the examination hall, it will be those 2 hours. It will be the candidate and how cool and calm you can be in a very panic situation. लेकिन एक बेनिफिट तो ये, बेनिफिट नहीं कहूँगी बट पूरी जर्नी आप जी के आते हो, नो ऑल द मिस्टेक्स यू हैव डन इन योर पास्ट, तो वो एक बेनिफिट होता है एज कम्पेयर जो एकदम से अभी इस जर्नी में आ रहा है। देखिए, दोनों चीजें हैं। एक्सपीरियंस होता है और पास्ट का बैगेज भी होता है। ओके, अभी जैसे मैं 5th अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स में, आप इमेजिन करिए कि मेरा 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं एंड मैं 5th अटेम्प्ट में अपने 28th मई को प्रीलिम्स के हॉल में जाके बैठा हूँ। तो वो एक्सपीरियंस है, बिल्कुल है, पर वो जो प्रेशर होता है वो भी बहुत रियल होता है कि आपका 5वां अटेम्प्ट है, अगर आपका नहीं हुआ तो 1 साल आपको अगले दिन भी नहीं पता कि आपको क्या करना होगा। Because I got into a job after my 4th attempt. But life की direction, you start eating, living, thinking, sleeping over this exam. That is how this exam takes over you. I said it somewhere and read it somewhere also that you almost marry this exam. That is the level of intensity with which seriously students are preparing for this exam. That मेरे तो I'm not even joking. That mains के days में मैं रात को अपने सपनों में भी मैं आंसर राइटिंग ही कर रहा होता था शायद। अच्छा? और मुझे क्वेश्चन आपके साथ भी हुआ ऐसा?
हाँ हो जाता सपनों में? मुझे क्वेश्चंस भी बता देते कि मैंने क्या लिखा और आंसर भी याद होता था सुबह क्या लिखा। कि क्वेश्चन ये आ रहा है दिमाग में और हम लिख रहे हैं, हम सोच रहे हैं सपने में। बिल्कुल बिल्कुल। दिस हैपेंस। अल्टीमेटली वो एक्सपीरियंस है, पर वो जो प्रेशर है वो बहुत हाई है कि आपका 5वां अटेम्प्ट है, नहीं हुआ, कल को वो चीज खाई जाती है आपको कि व्हाट इफ इट डजंट क्वालिफाई एंड देयर आर इक्वल चांसेस दैट इट माइट नॉट। सो डेस्टिनी का रोल है प्रीलिम्स में, बिल्कुल है। तो आपके हिसाब से क्या है प्रीलिम्स में बेस्ट चीज, बेस्ट थिंग अबाउट द प्रीलिम्स? मैम एक तो इक्वलाइजर वाली बात उन्होंने बोली, और दूसरी बात ये है कि एग्जाम को सबसे स्ट्रक्चरली कह रहा हूँ बहुत आसान बना देता है टेक्निकली देखो। अच्छा। हम यूपीएससी के बारे में सुनते हैं कि कितने लोग बैठते हैं, अल्टीमेटली अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आ गया तो अल्टीमेटली ये बात तो सेट है कि आपका कंपटीशन 10,000 लोगों से ही होगा। यू टेल मी एनी अदर एग्जाम इन दिस वर्ल्ड दैट गिव्स यू सच अ ब्रिलियंट जॉब बाय competing with just 10,000 people। नहीं है ना? 10,000 से 1,000 का रेशो इतना बढ़िया रेशो तो कहीं भी नहीं। तो मैं हमेशा इस एग्जाम के इस फैक्टर से मोटिवेट होता था कि प्रीलिम्स मेरा पहले अटेम्प्ट में निकला, उसमें मेरे 707 मार्क्स आए, फिर मेंस में जो उस साल लिखे, और 736 कट ऑफ थी, 735 कट ऑफ थी। तो मैं बहुत ही कम मार्जिन से मेंस की कट ऑफ से बचा। तो ये मेरा जैसे आई सल्यूट हिज करेज, इन्होंने 2 बार नहीं लिखा प्री, उसके बाद भी ही वाज एडमेंट कि मुझे करना है। दिस डिमांड्स नेक्स्ट लेवल ऑफ कन्विक्शन। मे बी आई वुड हैव क्विट, बट मैंने पहले अटेम्प्ट में लिखा था एंड आई गॉट 707 मार्क्स, सो आई वाज कन्विंस्ड बाय द फैक्ट दैट वन डे आई एम गोना रीच द समिट ऑफ दिस एग्जाम, बिकॉज आई नो जब मैं आधी और थोड़ी बहुत तैयारी से 707 पे आ रहा हूँ तो अच्छी तैयारी से आगे बढ़ जाऊंगा। दिस ईयर आई हैव गॉट 811 मार्क्स, 811, तो 100 मार्क्स से ज्यादा का जंप है। पर वही है, तो प्रीलिम्स की सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे वो सही तरीके से कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, वो एक लिमिटेड बना देता है इस कंपटीशन को। तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है कि अब जो भी है इन 10,000 को हराना है। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ प्रीलिम्स देना आता है, कुछ ऐसे होंगे जिनके ऑप्शनल तैयार नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जिनकी आंसर राइटिंग नहीं हुई, कुछ ऐसे होंगे जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जो प्रेशर में। हैंड राइटिंग का कितना बड़ा रोल होता है? एज पर विकास दिव्य कीर्ति सर, उन्होंने कोई ऐसा आईएएस नहीं देखा जिसकी हैंड राइटिंग खराब हो। अच्छा। लेकिन ऐसे होते हैं केसेस जिनकी हैंड राइटिंग खराब है फिर भी हो जाता है। आई थिंक इट इज कॉमन सेंस मैम। If you are writing an answer and if the handwriting is good and you are also writing content which is rich, I think handwriting is an added advantage. आसानी से पढ़ने में आ रहा है। कि बहुत beautiful handwriting की बात नहीं करते। Basically, when people say that their handwriting is very good, rather than handwriting, the right term legible, हाँ, and the legible handwriting with good presentation skills. अभी काफी ज्यादा फोकस, अगर आप 2016 की टॉपर्स कॉपीज देखेंगे, they used to write in paragraph format. आप टीना डाबी मैम की कॉपीज उठाइए, अथर सर की कॉपीज उठाइए, तो they used to write in paragraph forms, और वो फॉर्मेट चल रहा था उस टाइम पर आज की डेट में आप किसी भी टॉपर कॉपीज में नहीं देखेंगे कि वो एटलीस्ट जीएस में उस फॉर्मेट में लिख रहे हो। तो अभी क्या हो गया कि you have to be use lot of creative flow charts, lot of creative ways to present the information in your mind. So that demands not just beautiful handwriting, but good way of presenting that thought that you have in the most structured manner. अब फ्लो चार्ट्स भी 100 तरह के आ गए हैं आजकल, तो वो सब चीजें टॉपर्स कॉपीज से हम लोग सीखते हैं। जैसे इस साल का अगर आप रैंक 1 की टॉपर्स कॉपी उठाएंगे, आपको अगर मेंस लिखना है तो आप उनकी कॉपी में देखेंगे दैट his handwriting is as such not the most beautiful handwriting that some person can offer, but the presentation that he is offering, it actually deserves the kind of marks that he has got in mains. उनके इतने मार्क्स हैं मेंस में कि उनको इंटरव्यू में अगर 150 मार्क्स भी मिल जाए वो तब भी शायद टॉप रैंक्स में ही हो। तो वो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है rather than just handwriting in my opinion. तो आपने किस टॉपर की कॉपीज देखी थी, रेफर की थी? मैम जो विजन आइज का अभ्यास होता है ना, वो एक ऐसा राइटिंग मॉड्यूल है जो टॉपर्स मेंस से जस्ट पहले लिखते हैं। तो मैंने सिर्फ वही देखा, क्योंकि अभी मेरी भी कॉपीज अपलोडेड हैं टॉपर्स कॉपीज में। अच्छा। पर वो तब की मैंने 2020 में आंसर लिखा है, 21 में लिखा है, इवन आई वुड नॉट रेफर टू दोस कॉपीज। लेकिन मेंस से जस्ट पहले टॉपर क्या लिख रहा है, मैं वो लेवल देखना चाहता था। तो उससे मैंने इशिता किशोर मैम की देखी थी, अच्छा, श्रुति शर्मा मैम की देखी थी, दोनों ने एक्सीलेंट कॉपीज, श्रुति शर्मा मैम एक्सीलेंट कॉपीज। तो उनकी क्या मतलब उनसे क्या पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी में इम्प्लीमेंट की? मैम पहले तो एक मेटा एनालिसिस बताता हूँ, फिर माइक्रो बताता हूँ। मेटा एनालिसिस ये थी कि मुझे जब मैं उनकी कॉपीज ऐसे देखता था, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में,
तो मुझे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता था उस कॉपी को देख के। तो मुझे यही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अपनी कॉपी के एंड में भी चाहिए कि जब मैं अपनी सारे आंसर देखने के बाद पलटूं तो मुझे लगे हाँ दिस इज टॉप 100। श्रुति मैम की कॉपीज में तो ऐसे लगता है, मैंने उनकी GS1 की कॉपी उठाई तो ऐसे लगता था कि हिस्ट्री इनका ऑप्शनल होगा। अच्छा। GS3 की उठाई ऐसा लगा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होगा। सो एवरी आंसर इज वेरी गुड। फिर उसके बाद थोड़ी सी माइक्रो एनालिसिस है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक मैंने स्मृति मिश्रा मैम है लास्ट ईयर की, रैंक 4 है। राइट, उनकी एक आंसर है मैंने लिखा था, देखा था कि द सोल्यूशन टू डेमोक्रेसी, द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज इन मोर डेमोक्रेसी। अच्छा। For example, if we are facing any problems in the local government systems, then the answer lies in the betterment of Panchayati Raj. Right? So it is a problem of democracy कि आपके roads ठीक से नहीं बन पा रहे because there is an electoral process that will make it happen, which is maybe sometimes long in comparison to say dictatorship. I'm just theoretically comparing. But this problem of democracy can be solved with more democracy. That is, you should have better local governance systems, better town area committees, etc. and panchayats and municipalities. So ये एक ऐसा statement है जो शायद मैं ऐसे में यूज कर सकता हूँ, शायद ethics में यूज कर सकता हूँ, governance में maybe I can use it, and maybe I can use it in politics. So ऐसे हम सीख जाते हैं। और मैंने उसमें कई ऐसे questions भी देखे जो, एक और चीज मुझे बतानी है, जैसे मैंने श्रुति शर्मा मैम की नहीं, इशिता किशोर मैम की जब कॉपीज देखी थी तो उसमें मेंस से 10 दिन पहले भी हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा या 2 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो बिल्कुल ही बेकार लिखे होते। अच्छा। जो उन्हें उस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं होता था कि कैसे लिखना है, बस जैसे तैसे उन्होंने उसमें शब्द भर दिए होते और मुझे दिख जाता था कि शी इज मेकिंग थिंग्स अप। तो मुझे एक मेंटल सेटिस्फैक्शन ये मिला था कि अगर टॉपर जो AIR 1 लाया है उसकी भी स्थिति मेंस से 10 दिन पहले ऐसी है कि वो 2 क्वेश्चन बस लिख के आ रही है किसी तरह से, तो अगर मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, आई डोंट हैव टू बी डिसहार्टेंड अबाउट। सो ये एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी मैंने ड्राइव किया उससे। आपने किन टॉपर्स की कॉपी रेफर की थी एंड व्हाट वर योर टेकअवेज फ्रॉम दिस कॉपीज? माय स्ट्रेटजी वाज टू ट्रैवर्स थ्रू जितनी कॉपीज मैं कर सकूं उतनी कॉपीज, मतलब मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, बट मेरा ये था जितनी भी प्लेटफॉर्म्स पे जितनी भी कॉपीज देख सको वहां से बेस्ट प्रैक्टिसेस उठाओ कि कौन किस तरह के कंक्लूजन्स लिख रहा है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में उत्कर्ष सर की कॉपीज काफी अच्छी थी, उनके 325 समथिंग आए थे पॉलिटिकल साइंस में। इशिता मैम की कॉपीज देखी, टीना डाबी मैम की कॉपी देखी, और भी काफी लोग थे। इस बार की आदित्य श्रीवास्तव की कॉपीज आर क्वाइट गुड, हु इज रैंक 1। सो किसी भी टॉपर्स कॉपीज में जब आप, अच्छा, आपने आदित्य जी की कॉपीज क्यों देखी? आपका तो हो गया। Just ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी I'm asking. He is also a teacher ना। अच्छा, ओह, he is not just a selected candidate, he is a teacher also। ये तो मैं ध्यान ही नहीं रहा मुझे। अब आप पर्सनालिटी दोबारा देखो। He is a teacher। So जब मैं तो सर बताइए। देख रहा था तो आपके पास बहुत ऑब्जेक्टिव बातें होनी चाहिए कि आप कहीं भी अपना अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू मस्ट सी दैट व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट। तो टॉपर्स कॉपी से क्या देखना है कि कैसे वो आंसर को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। किसी भी आंसर के 2 या 3 सब पार्ट्स होते हैं यूजुअली, तो 10 मार्कर्स में 2 सब पार्ट्स होंगे, 15 मार्कर्स में 3 सब पार्ट्स होंगे। अब टॉपर्स लोग की ब्यूटी क्या होती है कि जब कभी क्वेश्चन में ऑर्गेनिकली 2 ही सब पार्ट हैं, बट वो फिर भी 15 मार्कर में 3 ही सब पार्ट बनाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने एक सब पार्ट ऑर्गेनिकली से हटके क्रिएट किया तो आपको फ्रेश मार्क्स मिलेंगे उसके लिए कि आपने एक अपने आप से यूनिक डिमेंशन लेके आए। तो टॉपर्स कॉपीज में ये बात सबसे पहले नोटिस करनी है दैट हाउ दे आर क्रिएटिंग सब पार्ट्स। वो स्ट्रक्चरिंग है आंसर की, वो कोर है आंसर का। मतलब अगर आपको जैसे एक बैरन लैंड दे दिया गया है और उस पर आपको घर क्रिएट करना है, तो एस्पिरेंट भागता है पेंटिंग्स खरीदने के लिए कि पेंटिंग्स खरीद लेते हैं, लाइट्स खरीद लेते हैं, टीवी खरीद लेते हैं। सबसे पहले वो वैल्यू एडिशन करना चाहता है, उसे भी पता ही नहीं है कि स्ट्रक्चर क्या है। तो टॉपर्स की आंसर कॉपीज आपको स्ट्रक्चर देंगे कि सब पार्ट क्रिएशन कैसे होगा। फिर दूसरी चीज जो आप टॉपर्स कॉपी से लीजिए कि वो टॉपर्स लोग, क्योंकि उनको रैंक 1 आना है, रैंक 2 आना है, मान लीजिए जैसे आदित्य श्रीवास्तव हैं, तो ही वाज ऑलरेडी IPS लास्ट ईयर, नाउ ही हैड दैट विजन कि मुझे टॉप 20 में आना है। ही वाज सेइंग इट इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज। तो उन्होंने उतना मेहनत डाला होगा अपने रिसर्च में, अपनी पढ़ाई में, और वो उनकी कॉपीज में दिखेगा। तो आप उनकी कॉपीज से उठा के वो कंक्लूजन्स, वो वैल्यू एडिशंस लीजिए और उनको टॉपिक वाइज अपने मेंस के जो नोट्स हैं वहाँ पे ऐड करिए कि गवर्नेंस के क्वेश्चन में उन्होंने ये कंक्लूजन लिखा था, इसको मैं भी यूज करूंगा। और किस चीज को कहाँ यूज करना है वो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। तो जैसे मेरे एथिक्स में फर्स्ट मेंस में 91 मार्क्स आए थे,
अब वो 91 मार्क्स काफ़ी पुअर मार्क्स थे। उस टाइम मेरा मेंस का टोटल स्कोर जितना सर का फर्स्ट मेंस का था उतना ही था, 706 थे मेरे मेंस में इन 2021 मेंस। तो 91 मार्क्स एथिक्स में काफ़ी कम मार्क्स थे उस बार के लिए। तो मैंने टॉपर्स कॉपीज से प्रॉपर यही काम किया कि वो लोग किन ब्यूरोक्रेट्स को कोट कर रहे हैं, कौन सी कमिटीज़ को वो लोग यूज़ कर रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फॉर एग्जांपल अगर वो कैडबरी कमेटी को ला रहे हैं तो मैं अपने नोट्स में लिख लेता हूँ। तो ये काम सिर्फ इतना ही काम किया मैंने एथिक्स में, और 91 से मेरे अगले अटेम्प्ट में ये हो गए 111। 20 मार्क्स इज अ बिग लीप। अब इस बार मैंने दोबारा एथिक्स के पेपर में मेरे 111 ही आए। दे शुड हैव बीन, मेरा एक्सपेक्टेशन था शायद थोड़े और अच्छे हो जाएं, बट वो एटलीस्ट वो मेंटेन्ड है, वो गिरे नहीं। तो टॉपर्स कॉपीज से बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। एंड मेरा तो एक बात और भी मानना है कि कभी भी रैंक देख के भी आप टॉपर्स कॉपीज मत देखिए। अच्छा, टेक टॉपर्स कॉपीज जस्ट एज वन ऑफ द वेज दैट वर्क। जितनी टॉपर्स कॉपी स्कैन कर सकें, अलग अलग लोगों की स्कैन कर सकें। आदित्य श्रीवास्तव जी ने कुछ और पढ़ा होगा, वैभव जी ने कुछ और पढ़ा होगा, मैंने कुछ और पढ़ा होगा। तो आप जितने टॉपर्स कॉपी स्कैन करेंगे उतना वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। दैट वाज माय स्ट्रेटजी। और क्या स्ट्रेटजीज होती है मेंस आंसर राइटिंग की आपके अकॉर्डिंग? नहीं, बस यही है। नहीं, genuinely यही है। अब if I make things up, that will not make sense. Actually, he has said everything that is to be said about it. तो ऐसी कौन सी चीज है जो मेंस आंसर राइटिंग में ना करें और जिसका हम ध्यान रखें whenever we are writing मेंस? I think हर कैंडिडेट को ये जरूर जानना चाहिए कि is the candidate needing physical answer writing or the candidate needing mental answer writing. For example, in my case, I did not write many physical tests. I did not write 3 hourly tests most of the times. I wrote just 2 3 hourly tests for GS and 8 to 10 tests for my optionals. So I knew that my body will support me even if I am to write tests, multiple tests. And my physical strength is not going to be an issue because कभी-कभी blisters आ जाते हैं, वो problems भी आ जाते हैं. But the problem was that I was not able to decode the question in time. I was not able to break the question in time and cross-fertilize my case studies. For example, if there is a case study that can be used which reduces migration, how does it reduce migration? That case study by creating employment opportunities. So I can use this case study in self-help groups because ultimately it is a self-help group which is increasing the income of that local area. But after increasing income, it is reducing the out migration from that area. So I can use it in society and I can also use it in self-help group topic of GS2. So this cross-fertilization was taking a lot of psychic cost in my case. And that is where I focus. How did I focus? As I was telling you, I am having a question in front of me. I'm having just an A4 size sheet. And I am brainstorming on that question that, okay, this will be the intro. I will be able to use this article of constitution in this answer. This committee can come, this best case study can come, and this flowchart can come, and this is how I'm going to conclude. Now, at this stage, when I have just, created a blueprint of this question, of this answer that I should write in the exam, I am being truthful with me that is this good or is this bad? At that situation, I'm not going to deceive me. Okay, I've done my part. No. If it is good, then I'm going to give myself a thumbs up, a pat on the back. If it is not good, then I'll enrich my content for that particular question. So this was the mental answer writing which I did. This way, that bundle of A4 size sheets that we get for the printers, I consumed 8 to 10 bundles during the 3 months of my preparation of mains. And one complete bundle was exhausted during the 7-8 days of mains itself in the hotel room. Because even in the hotel room, what I was doing, if I'm reading something, I'm just doing like this. I was not even looking at the paper. I was just doing it. Sometimes it also happened that the paper had no space and there was nothing that was visible on that paper because I was scribbling on already scribbled part. It was just that I wanted this mind-body connection to happen. And this was the result that in all the mains papers, I completed my paper at least 10 minutes before, except ethics. For 10 minutes, I was idle. For 10 minutes, I even used whitener in my mains papers. I had so much time there. Just because I consumed paper like, a monkey. I'm just looking at something, I'm reading about self-help group, okay, this. I'm reading about MSMEs, then all the facts, I'm just writing it down. So I'm not even looking at the paper, I'm just writing out the facts, okay, MSMEs, okay, they contribute this much to the GDP, okay, service, MSP. And MSME question came in GS2. Yeah, first question. I completed it in 3 minutes, 3 to 3.5 minutes. Because just a day before I was scribbling the facts. And it was कमिटी भी याद होगी, सब याद। अब आपने जब भी आई एम श्योर वैभव सर ने भी PT 365 देखी होगी, तो वहाँ पे लिखा होता है कि किसी भी सेक्टर के बारे में
what is the contribution in terms of GDP, how many people are being employed there, what is the different 3-4 facts होते हैं. एक कमेटी होती है, I think VK Kamath committee was there for NSME. I forgot now. That is the peak. I'm अब not there. मुझे याद नहीं रखना. So directly, yes, that was the first question I precisely remember. And to just sum up what Vaibhav Bhai has just shared with you, prelims, mains, interview. In my idea, they are assessing different things in each stage. Prelims में goal क्या है कि आपके सामने सब कुछ है. You don't have to precisely remember anything. You have everything in front of you. You have to just know that whether this thing is true or not. अभी आपको मान लीजिए लिखा आ रहा है कि कहीं पे मिनरल माइनिंग करनी है, तो who will give the license? तो यूपीएससी ने पूछ लिया कि क्या ये ग्लोबल ओशन कमीशन है. तो आप ग्लोबल ओशन कमीशन को देख के इतना तो सोच ही सकते हैं ना यार कि इस तरह का तो कुछ नहीं पढ़ा मैंने. एग्जैक्टली उसका आंसर है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी. पर अगर आपको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी नहीं भी याद आ रहा, तो आप इतना लिंकेज तो बना ही लेंगे ना कि ऐसा कुछ था पर ये नहीं था. तो प्रीलिम्स में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए, पर ऐसे नहीं चाहिए कि एक खाली पन्ना है और यहाँ पे लिख दो. ठीक है, प्रीलिम्स में वो नहीं चाहिए. प्रीलिम्स में आंसर आपके सामने रखा हुआ है, आपको समहाउ किसी भी जुगाड़ से आंसर तक पहुंचना है. दैट इज प्रीलिम्स. ओके, मेंस में इट इज नॉट लाइक दैट. मेंस में दे हैव गिवन योर बुकलेट इन द एग्जाम हॉल. As sir said that there is a question on MSME, and they have written a statement on MSME and they have said discuss, and they have given you 2 pages. तो इस स्टेज पे हमें वेग इंफॉर्मेशन काम नहीं करेगी. We need to have certain concrete things to talk about. तो इसके लिए प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए कि मान लीजिए आज हमने SHGs के बारे में पढ़ा. What was my strategy? कि आज हमने SHGs के बारे में पढ़ा. सबसे पहली बात तो बच्चा सीधा नोट्स बनाने में चला जाता है कि अभी SHG पढ़ रहे हैं, अभी SHG के नोट्स बना लेते हैं. वो स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाएंगे तो ओवर द टाइम सस्टेनेबल नहीं है वो. सो व्हाट इज द राइट क्रोनोलॉजी इन टर्म्स ऑफ नोट मेकिंग एंड मेंस प्रिपरेशन? आप कोई भी सोर्स उठा लीजिए. मान लीजिए आप गवर्नेंस पढ़ रहे हैं अभी, है ना, तो गवर्नेंस की कोई भी मार्केट से एक बुकलेट उठाइए किसी भी कोचिंग, 2 बार उसको सिर्फ पढ़िए. Okay. सिर्फ पढ़ना है, कहीं रुकना नहीं है. कोई चीज समझ नहीं आए तब भी नहीं रुकना है, बस उसको पढ़िए 2 बार. ठीक है, 2 बार पढ़ने के बाद उन्हीं टॉपिक्स की PYQs देखिए कि अच्छा क्या पूछा क्या है यूपीएससी. तो फिर समझ में आएगा कि अच्छा ये तो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. गवर्नेंस का तो सेट है कि अगर मतलब मुझे एक पॉइंट पे इतना तक क्लियर हो गया था कि अगर ई गवर्नेंस के ऊपर अगर क्वेश्चन आना है तो इट विल कम ऑन द 7th नंबर. पिछले 15 सालों में जब भी गवर्नेंस का क्वेश्चन आया उसका जगह ही 7th नंबर है. या तो 7th नंबर पे आएगा या 16th नंबर पे आएगा. तो वो नंबर तक पता थे मुझे PYQs से. सर का एनालिसिस अमेजिंग है. तो ये सर है ना वो. तो जब ये PYQs आपने देख लिए तो पहला स्टेज है जस्ट पढ़ना, दूसरा स्टेज है PYQs को देखना. जब PYQs को देख लिया तब तीसरा स्टेज है कि वापस सोर्स को उठाइए और अब अपने नोट्स में थोड़ा मार्क वार्क करिए कि ये इंपॉर्टेंट है. फिर चौथे स्टेज में जब चौथी रीडिंग हो, अब अगली बार आपको पढ़ना नहीं है वो नोट्स. अगली बार आपको एक जैसे सर ने बताया कि खाली A4 शीट्स रखनी है एंड ट्राई टू डू एक्टिव रिकॉल ऑफ व्हाट आई रेड. अब आपको बस 15-20%, 25% याद आएगा, इससे ज्यादा याद नहीं आएगा आपको. बट फिर भी आपको स्टार्टिंग अपने रिवीजन की इसी तरह से करनी है कि एक ब्लैंक पेज उठाया और जो भी मेजर चीजें याद आ रही हैं SHG के बारे में, गवर्नेंस जो भी टॉपिक है वो लिखिए. सिर्फ कीवर्ड लिखिए कि ये कीवर्ड है. किसी भी टॉपिक, सारा गेम कीवर्ड्स का होता है. कभी भी आप प्रिपरेशन ऐसे नहीं हैंडल कर रहे होते कि आप सब चीज याद करते हो. आप सिर्फ कीवर्ड्स और इश्यूज याद करते हो, मेजर कमिटीज याद करते हो और उन्हीं की बेसिस पे आप आंसर्स को डेवलप करते हो. तो किसी भी टॉपिक के 50 कीवर्ड हैं तो आपको एक्टिव रिकॉल से 10 कीवर्ड याद आएंगे. फिर आप जब रिवीजन करेंगे तो आपका ध्यान उन 40 पे जाएगा जो आपको नहीं याद आ पाए. तो आप उनको दोबारा रिवाइज किया. अब अपने माइंड में आपने एक माइंड को चाटा मार के समझाया कि ये 40 क्यों नहीं याद आए. आप जब अगले दिन दोबारा उसको लेके बैठेंगे एक बार रिवीजन में, एक्टिव रिकॉल दोबारा एक खाली पेपर में लिखने की कोशिश करेंगे तो शायद इस बार 25 याद आएंगे. तो धीरे धीरे ये इटरेशंस करने हैं और नोट्स में बस वही चीज ऐड करनी है जो चीज शायद हम कभी याद नहीं कर पा रहे. तभी 1 पेजर नोट्स का मतलब क्या है कि अगर फूड सिक्योरिटी में नोट्स बनाने हैं मुझे, तो नोट्स तो मैं 50 पेज के बना सकता हूँ फूड सिक्योरिटी पे. पर हर टॉपर बोलता है कि 2 पेजर नोट्स बनाइए. तो 2 पेजर नोट्स वो होता है जो चीज हम मिस आउट कर देंगे शायद, या हम जो चाह रहे हैं. बाकी चीज तो अपने माइंड में बार बार डालनी है.
तो ऐसे नोट मेकिंग हो जाएगी आपकी। अब जब ये सब काम भी हो चुका, तब आप टॉपर्स कॉपीज को देखिए कि अच्छा अब ये आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में टॉपर गेम कैसे खेल रहा है। GS4 का कंटेंट GS2 में भी यूज कर रहा है, GS2 का कंटेंट GS3 में भी यूज कर रहा है। इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना उसको एक ही चीज को बार बार घुमा सकते हैं अलग अलग तरह से, और पता भी नहीं चलेगा कि घुमा रहे हैं। स्मार्टनेस है। तो वो टॉपर्स कॉपी जब देखेंगे तो प्रेजेंटेशन का आइडिया लगेगा कि कैसे उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, और फिर आंसर राइटिंग करिए। तो ये एक पूरी अगर क्रोनोलॉजी फॉलो करते हैं, मतलब दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ 5 years। मैंने ऐसा किया, पर्सनली नहीं किया है, पर अगर कोई ऐसा करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले अटेम्प्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे क्लियर करने। सच बताना, आपने इतना एनालिसिस किया हुआ है? मैम किया है, अच्छा, सबको करना पड़ता है, पर द वे ही इज प्रेजेंटिंग इट रिफ्लेक्ट्स हिज वर्क एक्सपीरियंस। ओके, क्योंकि उसका काम है बच्चों को गाइड करना और उनके भविष्य को सुधारना। तो ये जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको कन्वे कर पा रहा है, आई सैल्यूट दैट। क्योंकि जब ये कह रहे थे तो मुझे याद आ रहा था, हाँ ये मैंने भी किया, ये मैंने भी किया है। अब वो रिलेट कर रहे हो। The conviction with which he is telling, I think that is appreciable, and maybe that's why he is in teaching domain right now. Thank you. But अभी मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग से भी ज्यादा जो फेलियर्स रहे हैं ना, मतलब ये I started in 2018, तो औरों के फेलियर्स भी देखे हैं। मेरे साथ में बहुत ऐसे अच्छे लोग मुझे मिले जो IIT बैकग्राउंड से थे, जिनके साथ मेरा पीयर ग्रुप बना। तो ये सब चीजें, this does not belong to me. Very humbly I would accept. There are so many people. For example, last year 101 rank Manasvi Sharma. So we were flatmates. अच्छा। हाँ, हम लोग क्या करते थे कि लाइब्रेरी में हम लोग पढ़ रहे हैं, 10 बजे तक हमने अपना काम निपटा लिया, सुबह 8-9 बजे लाइब्रेरी आ गए, 10 बजे तक पढ़ रहे हैं। बट 10 से 12 रोज लाइब्रेरी में बाहर हमने एक कोना ढूंढ लिया था कि यहाँ बैठ के हम PYQs उठाएंगे, और हमेशा कितना भी आता हो या ना आता हो हम लिखेंगे, और फिर हम हाथों हाथ लिखने के बाद एक दूसरे की कॉपी स्वैप करते थे। और वी यूज्ड टू बी लाइक, अरे ये कमेटी तो बहुत अच्छी लिखी है तुमने, मुझे क्यों नहीं पता थी। तो वो हेल्दी कंपटीशन भी हमेशा एक ट्रेट रहा है कि मेरे पास, मैं शायद दिल्ली में रहा ही इसीलिए प्रिपरेशन में। आई डिडंट जॉइन एनी फॉर्मल कोचिंग। माय ओनली गोल वाज कि अच्छे लोगों के साथ रहो, एंड हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो आपसे ऊपर है। My goal was never to be with those people. I'm very humbly admitting it here कि my goal was not to make friendships in ORN. मैं कभी भी वो कॉलेज वाले मोड में था ही नहीं। मेरा गोल हमेशा से ये था कि यार ये बंदा जो दिख रहा है ये बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, मैं इतना हार्ड वर्क नहीं कर रहा। somehow try to learn from him. तो वो वो बंदा भी आपको तभी अपने पीयर ग्रुप में लाना चाहेगा जब आप उतना हार्ड वर्क करने को रेडी हो। तो धीरे धीरे हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे चीजें सीखना, हम्बली उस चीज को मानना कि यार ये तो मुझे नहीं आता। तो मैंने तो बहुत लोगों से सीखा है। दिस इज नॉट माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रादर द कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू माय जर्नी, एंड आज शायद वो इसीलिए वो नॉलेज ऐसे इस फॉर्म में निकल के आ पाए। इस चीज में भी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे सर ORN में रहना चाहते थे ताकि वो माहौल मिल सके उनको, और आप बिल्कुल ऑपोजिट, आप घर पे रहना चाहते थे। सो वो उसके बारे में बताइए कि हाउ इट्स लाइक, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? अपने खुद की प्रायोरिटी पे, या खुद की मतलब किस चीज़ पे डिपेंड होता है कि आप घर पे रहना है या आपको बाहर उसी माहौल में रहना है, आप घर पे प्रिपेयर नहीं कर सकते? तो अगर किसी को ये डिसीजन लेना, व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज, अगर किसी को ये डिसीजन लेना है किसी एस्पिरेंट को, तो वो कैसे डिसाइड करे कि उसको ORN में रहना है या घर से तैयारी करनी चाहिए? So it's question to both of you. नहीं वैभव दोनों से है, कोई भी फर्स्ट या सेकंड या फर्स्ट या सेकंड कोई भी करनी चाहिए। नहीं, आई थिंक ये पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड करता है। जैसे भाई की जो पर्सनालिटी है उसमें ही वाज वेरी क्लियर, क्लैरिटी होनी जरूरी है, जिसमें ही वाज क्लियर कि मुझे यहाँ के करना, एंड क्यों करना था वो ये बताएंगे अभी आगे। एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे को ये पक्का क्लियर था कि आई एम कंफर्टेबल अलोन। So because मैं कॉलेज में भी जब था, I was a day scholar. I was living in a 2 BHK alone, right? So I like my alone time, and I function best when I am alone. As far as the academic excellence is concerned, otherwise I'm a very social person. I like to interact, I like to talk. But when it comes to analyzing my mistakes, even today after becoming an officer, if I have to analyze my own mistakes, I would rather sit in a quiet room and contemplate. I would rather sit in a quiet room and contemplate. So वही मेरा प्रिपरेशन के दौरान भी था। I was very comfortable कि सुबह उठ के मेडिटेट करना है, उसके बाद पढ़ना है, थोड़ी पूजा करनी है, फिर खाना खाना है, जिम जाना है, हेल्दी रहना है, फिर पढ़ना है। So this complete life cycle
I was completely well adaptable to this thing. Okay, not talking to much people, doing my own thing, and I got bored with this lifestyle only at the fag end of this preparation. Right now, before my exam results, I was feeling that now I'm at that stage in my life where I would like to talk to people, invite them to different places, and get in touch, mingle with some people. But for 5 years of my preparation, I was very comfortable in my room because I anyway do not feel like speaking much. So when it comes to social engagements and having a peer group or something, in my personal experiences, it was always counterproductive. As he said, he was not here for friendships, but this kind of discipline I don't have. If I am here, I will end up making friendships. अच्छा. So I'm better that okay, I'll be within my walls. तो आप बताइए कि आपको यहाँ पे आने पे ये सिर्फ लोगों के बीच में ग्रुप डिस्कशंस की वजह से you told us कि इसीलिए आप आए, तो आपने कभी सोचा नहीं कि that will be a waste of time because ORN में भी एक स्ट्रगल अलग होता है. You getting my point? आप आ रहे हो, खुद खाना बना रहे हो, and एक घर में हमें सब कुछ चीज़ें, रिसोर्सेज, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. यहाँ पे you have to struggle to live daily life. वो चैलेंज अलग हो, फिर प्रिपरेशन, तो वो चैलेंज आपको नहीं लगा? देखिए, इसमें मैं अभी जब while I was listening to वैभव भाई, तो मुझे बहुत अच्छा एक एनालॉजी मेरे दिमाग में आया. केमिस्ट्री में there are different compounds, and for all the compounds there are different catalysts that promote that reaction, that stimulate that reaction कि वो reaction finally हो जाएगा. तो हर इंसान के लिए वो कैटलिस्ट अलग है. सबसे पहली बात तो वही है. और मैं भी अपने प्रिपरेशन के पूरा, मेरा तो बहुत ही लंबा जर्नी था, 2018 एंड से स्टार्ट हुआ, अब जाके कल्मिनेट हो पाया. तो अलग अलग जगहें रही इस जर्नी में. पहले ORN में था, फिर कोविड आ गया तो घर चले गए, फिर वापस ORN आए, फिर अभी मैंने फाइनली तो नोएडा में रह के निकाला अटेम्प्ट बिकॉज आई वाज डूइंग जॉब. तो मैं नोएडा में भी जब मैं रहा, तब मैंने फाइनली अपने लिए ORN टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ही ढूंढा, एक लाइब्रेरी में जाकर. तो व्हाट वाज वर्किंग फॉर मी वाज अ लाइब्रेरी rather than the ORN, a library. Okay. A library where there are people, where, if I may humbly accept in front of you, where I also have this tendency that someone might judge me if I'm sitting in a library and looking at my phone in the library. Then I was that kind of a person where I do not want to be judged as someone who is not very serious aspirant, because I also have this personality trait that I want to learn things with good people. So एक वो there's a concept in political science, and that concept is called a panopticon, where there is a cage and there are prisoners in that cage, and there is a person who is standing on the top. So the concept says that even if some person is not there on the top, there is no one. But even then the prisoners will behave because they will have the fear that someone is looking at them. तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि when I am in library, I am more disciplinary. I am doing lot of self-disciplinary activities to just focus. That was the library thing. Now coming to whether to prepare from home or not, मुझे ऐसा लगता है कि everyone is having different situations at home. मान लीजिए किसी के घर पे कोई एक स्पेसिफिक तरह का हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, जहाँ पे वो घर पे वो माहौल नहीं बन पा रहा है, या फिर किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है कि जब आप पढ़ेंगे तो यू नीड एटलीस्ट अ रूम विच इज क्लोज्ड, जहाँ पे कोई शोर ना हो. तो क्या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके घर के पास है, घर के अंदर है या नहीं है? बहुत सारी कंडीशंस एमर्ज होती हैं, और फाइनली वो इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करेगा. दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, बट फॉर मी व्हाट वर्क वाज हैविंग अ लाइब्रेरी, having a very small peer group there, and in all the ways I am accepting that I was very calculative there, that कि मैं किसके साथ उठ रहा हूँ, किसके साथ बैठ रहा हूँ, so that see I gave my 3 to 4 years to this exam, and I had very much clarity that I'm not here to chill. The people somehow go into that delusion. They start thinking that ORN way of life is pretty cool. That अपना सुबह फ्लैट से उठे, नीचे उठ के एक स्मोक किया, चाय पी, फिर आराम से पढ़ने चले गए. तो आई न्यू दैट ब्रो, ये कूल लग रहा है बट ये कूल नहीं है. तो मेरा ध्येय तो यही था कि मैं ORN में यहाँ पे इतना सब कुछ पे करके इसीलिए रह रहा हूँ कि मैं अभी वहाँ पे नहीं हूँ, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, मैं अभी इंटरव्यू तक नहीं पहुँचा हूँ. पर मेरी लाइब्रेरी में मुझसे 2 सीट आगे शायद एक ऐसा बच्चा बैठा है जो इंटरव्यू तक पहुँचा है. तो मैं उससे 2 चीज़ें सीख सकता हूँ. What I can learn from someone else. That was my main goal.
पर अब वो टेलीग्राम के थ्रू, डिफरेंट यूट्यूब हाँ। चैनल्स के थ्रू, दैट इज हाँ। बताया दैट इज टोटली, अब उसकी भी नीड नहीं है। अगर घर में आपको एक वो इंफ्रा मिल रहा है, किसी तरह का कोई हेल्थ क्राइसिस का सिचुएशन नहीं है फैमिली में, मेरे कुछ अपने कॉन्टेक्ट्स थे जिस वजह से शायद घर में वो माहौल मुझे नहीं मिल पा रहा था, पर वो किसी के भी साथ हो सकता है ना। तो अगर घर में वो मिल पा रहा है, फिर आज की डेट में आपको पीयर ग्रुप्स ही मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपके पीयर ग्रुप्स बनेंगे, यूट्यूब से आपको ज्ञान भी मिलना शुरू हो जाएगा इस तरह का। वी विल बी पुटिंग इट ऑन यूट्यूब। सो घर पे रह के भी तैयारी हो सकती है। जस्ट अगर वो कंडीशंस ना बन पाए घर पे, तो लाइब्रेरी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो वैभव जी, जैसे आप कॉलेज में गए थे हॉस्टल में, तो ऐसे कभी आपने ORN में नहीं आए आप किसी के रूम पे? अच्छा किया नहीं। In fact, the only aspirants that I know in this journey Okay. are the fellow selected candidates that I have met after selection. अच्छा। These are the only UPSC aspirants I know. So अब इतनी आगे आप आ चुके हो दोनों, after so much hard work and struggle everything, तो अब कैसा लग रहा है? I think we're मुझे अच्छा लग रहा है. I'm getting to meet people who are going to be my long-term friends. Okay. See, whether he gives the exam again or whether he does not, at the end of the day, he's going to be my friend for the next 32 years. And even beyond that. absolutely. So that kind of clarity, I think it's very special. You do not get that kind of clarity in any other profession. Because hardly anyone leaves the services, right? They give you a very strong opportunity to do a lot of good for the society. So hardly anyone. So it's a very special feeling that when you meet a new person who has selected this, who has gotten selected in this exam, who has done as much hard work as you have and perhaps more. And you also know that the person is going to be with you, at least in your contact list. At least you will talk sometime in your schedule to this person for the next 32 years. He's going to be your batchmate or she's going to be your batchmate. I think that's a very special feeling for a person who was living in a home, living in a room, preparing all by himself. So I think I'm enjoying that the most. I'm making new friends and I think that's most exciting. I think especially Vaibhav, I would concur on this. So every kid have a dream that they want to be the part of a group, a cohort, which will truly be the excellent people and they'll be cream of the cream. Hai na? So while I was in my school, I always tried to excel in whatever I'm working, be it the academics, then academics or sports or any kind of domain that I'm into. So you were talking that how am I feeling on this achievement? I would say that हमेशा एक वो Indian society में वो construct होता है that we want to be part of a cohort. मेरे साथ तो especially से वो था कि I want to be a part of a cohort which will truly be the cream of the cream. So वो aspirations मेरे अपने school में रहे that I do good in academics, I be the part of that cohort. और उसका अपना एक fun होता है, वो एक अच्छा healthy competition रहता है and most importantly you keep learning. That is the first thing. फिर आप कॉलेज में आ गए, कॉलेज में आके भी अच्छा एकेडमिक में उतना अच्छा नहीं कर पाए बट बाकी जगह अच्छा किया और बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को सीखने का एस्पिरेशन रहा। पर कॉलेज के बाद तक भी वो वाला एक ऐसा फीलिंग नहीं आया था दैट यू हैव अराइव्ड या फिर शायद कुछ ऐसी चीज़ अचीव कर ली है कि लाइफ में एक दौड़ तो ख़त्म हो जाएगी। तो आई थिंक सिविल सर्विसेज ऑफर दैट अपॉर्चुनिटी, ऑफर्स दैट प्लेटफॉर्म कि आप अगर इसको क्रैक करके जब एक बार एक उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं दैट यू आर इन दैट होली PDF, तो आप शायद खुद से एक वो बेसिक रेस तो खत्म कर ही देते हैं कि यार लाइफ में भी कहाँ पहुंचे हम, लाइफ में हमने भी कहाँ क्या किया है, जो एक 20s का स्ट्रगल होता है। तो दैट इज द हैप्पी पार्ट कि एक वो स्ट्रगल ओवर है। बट मुझे उस चीज़ का बहुत अवेयरनेस है कि अब जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है इसको हम किस तरह से यूज करते हैं आगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होने वाली है। बी इट इन IAS, बी इट इन IPS, बी इट इन IRS, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी अमृत काल। प्राइम मिनिस्टर कीप्स टॉकिंग अबाउट दैट हाउ वी नीड टू हैव अ विजन एंड ब्यूरोक्रेसी विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। तो अब हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस जगह आ गए हैं। हमें FC में फाउंडेशन कोर्स में लवासना में एक साथ रहने को मिलेगा, इंटरैक्ट करने को मिलेगा।
then we will go to our respective academies and we'll almost go on a Bharat Darshan. तो हमें पूरे इंडिया को देखने समझने को मिलेगा. आज तक हम सिर्फ अपने रूम्स में बैठे हुए थे. So मुझे ऐसा लगता है कि ये इकलौती एक ऐसा टेबल है सिविल सर्विसेज पे जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है कि वो किसी भी दुनिया की जॉब में नहीं मिल सकता. जितना डेप्थ, जितनी वैरायटी, जितने एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के साथ मिलना आज की डेट में हमारे बैच में वी हैव डॉक्टर्स, वी हैव लॉयर्स, वी हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी हैव engineers. No platform can offer so many people from different diverse backgrounds in the same bucket. And we'll be sitting together in Mussoorie. That gives me immense happiness. वही actually और कुछ मिले ना मिले मेरे हिसाब से तो लबासना मिल जाए बस मुझे. I really dream, you know, it's my dream कि मैं वहाँ पे जाऊँ और जैसे ऑफिसर्स वो लाइफ जीते हैं ना वो ट्रेनिंग वाली. I really want to live that life. तो वो तो मेरा ड्रीम कभी अब तो पूरे इस जन्म में तो नहीं होगा, नेक्स्ट जन्म में I'll think of. I think we can host you. There must be some way. है ना? Yeah, please. I would love to. Or otherwise, maybe we can open a cafe with the name Labasna. Yeah. This we can do. Yeah. तो आपके क्या प्लान्स है? मैं तो सोच के बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ. आप कितने एक्साइटेड हो? I think I'm excited about the treks, and I also explored on the websites that Labasna hosts very good sports facilities, so I'm excited about that. Some extracurricular activities. Sports में आप पहले भी I enjoy sports. अच्छा. I enjoy sports. What do you play? वैसे? I swim. Okay. I play badminton. Alright. I also play table tennis and basketball. Little bit of cricket also. अच्छा. So this is pretty much. But I'm gonna try different sports. For example, boxing. I'm gonna try in Labasna. Yeah. I explored. I think it has a boxing ring. I'm also gonna explore horse riding. I don't know if these many extracurricular activities can be adopted at once, but I'll try to grab these facilities with my 4 hands. Or music? No. When I play, I'm not able to sing. When I sing, I'm not able to play. अच्छा, do you sing वैसे? Yeah, I'm a bathroom singer if you can call it. That's amazing. तो और क्या सोचा आपने लबासना के लिए? I think जो मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग तो वही है कि इतने अच्छे लोगों से मिलने को मिलेगा. Who are coming from different parts of the India and अभी मैं खुद भी उतना घूम नहीं पाया इंडिया को, तो घूमने को तो मिलेगा ही बट लोगों से मिलने को मिलेगा जो अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं लबासना के अंदर. दूसरी चीज़ जो एक मैंने ही इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम हमने प्रोजेक्ट बदलाव रखा है. तो प्रोजेक्ट बदलाव में हम लोग क्या एस्पायर कर रहे हैं कि वी विल बी अ बैच, इट विल बी कॉल्ड द 99th फाउंडेशन कोर्स, एंड वी आर गोइंग टू बी द ऑफिसर्स हु विल गो इन डिफरेंट सर्विसेज एंड वी आर कमिंग विद डिफरेंट एक्सपर्टाइज. As just said that there will be some doctors, some engineers, some chartered accountants. So we have had our own life journeys so far, our own skill sets, and now we will be entering in the civil services. So through Project बदलाव ये एक umbrella हमारा project हम envision कर रहे हैं जिसके थ्रू सबसे पहला जो अभी हमने लेग स्टार्ट किया है कि we will ensure that जितने भी लोगों ने कुछ यूनिक अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स करे हैं, यूनिक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें हैं, उनको हम शोकेसिंग दें. फिर कल को जब हम अपनी फील्ड पोस्टिंग्स पर जाएं और हम वहाँ पे कोई भी नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं तो वी हैव अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच द बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी टेकन. सो इस प्रोजेक्ट बदलाव के अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहेंगे बट अभी तो हमें मौका ही नहीं मिला कि हम साथ में बैठ के और ब्रेनस्टॉर्म करें इस पर. तो प्रोजेक्ट बदलाव में बहुत सारी चीज़ें करनी है, उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. दूसरा जैसे वैभव भाई ने बोला कि स्पोर्ट्स, सो मेरी लाइफ में एक गिल्ट बहुत ज़्यादा है मुझे कि मैंने स्कूल और कॉलेज में कभी उतना स्पोर्ट्स नहीं किया. अच्छा, तो now you want to explore. Now I realize the importance of that sports are very important. So I have activated my fitness and gym life अभी काफी टाइम है FC में. So my goal is कि मैं इतना फिट हो जाऊँ FC जाने तक कि मैं सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ. And the goal is to enjoy that feeling of playing sports in the kind of camaraderie that it helps you in developing. So that is one of the goals which I'm looking forward to. Amazing. तो आपने भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग जिम में वॉक वगैरह चालू कर दी फॉर ट्रैक्स एंड एवरीथिंग? No, not exactly for treks, but I did not enjoy the physicality that I had developed, and I had become a sitting couch during my preparation. So I think after I got my mains results, or maybe perhaps a little more before that, I started to gym. I started to walk. I saw your video after the mains which you gave. I'm a little fat in small that interview. Yeah, I'm a little fat. अच्छा. Yeah. So I lost around 11 kg since my Already? mains exam. Yeah.
सही. So what do you do, like gym and? I think the best way to lose weight is to follow a basic principle. You should not be able to sing, but you should be able to walk. Okay. Right? You should be able to talk. अच्छा. So you should. This signifies the speed of your running. Hmm. So if you're running so fast that you're not even able to speak, then you are actually not burning fat. You're burning sugar in your body. अच्छा. And if you are running very slow, you're anyway not burning much fat. So the optimum speed with which one should run is that you should not be able to sing a song. Breathing itni tez honi chahiye. But you should be able to talk at least. That is the moderate You speed. burn maximum calories Yeah. in that. Yeah. Yeah, And I've also never- it is also best for your heart health. It minimizes your cardiac arrest chances because of workout. No, but ये वाला मैंने कभी नहीं analyze किया. That you know, I sometimes तो treadmill पे I used to run like hell like वैभव that. भाई का एक fitness channel And- खुलवा देते हैं. No, क्या? Having episodes of fast running is good, but Achha. I read this statement exactly Okay. from a cardiologist's article in the Hindu, I guess. It Okay. was such kind of articles were coming quite frequently during the COVID-19 episode because people were dying after doing workout in their gyms and etc. So I read this and I think it was very sensible. But- Although I'm yeah. not very sure about the technicalities of sugar burning and fat burning, I disclaimer. Okay. But I think this was written and I follow this. This has worked for me. This is amazing. Thank you so much for the tip. So अगर हम बात करें कि when हम start हमने किया था, we all you started when while preparing for this exam और अब आप अपने आप को देखते हो तो what are the major changes you feel in yourself? I think as a person there are no changes except of the fact that I particularly myself are a little relaxed that I don't have to give prelims. But I think socially many things have changed. Okay. Socially we are, I think I would speak for myself that I'm in a situation wherein people are very eager to find faults in personality. For example, such things that we could have easily said and moved away when we were not selected candidates per se, they would have come across as okay, childish, kiddish, carefree. But today if we say the same things, we will come across as arrogant, not level-headed. So such kind of tags are very easily thrown at our faces now, at my faces at least. And I've talked to some fellow candidates, they feel the same. So I think this is a change in our life that people are very eager to judge. That if we say, okay, I don't want this, then this is not just my expression. This is my arrogance now. So I think these kind of things are snatched away from you. You cannot be that casual anymore. This is what I've learned. Yeah, but I think this is with the every famous personality. Once you get, Yeah. Famous. I was तो listening उसके- to one of interviews of Mr. Shah Rukh Khan. अच्छा. So he was sharing one of his learning that he took from Mr. Amitabh Bachchan. Okay. So Mr. Amitabh Bachchan was sharing a story to Mr. Shah Rukh Khan that since now you have become a public figure, then whenever you go to any event, you have to be very humble. So Mr. Shah Rukh said to Mr. Amitabh Bachchan that, sir, but if someone misbehaves with me, then तो sir फिर तो कैसे तू तड़ाक हो ही जाएगा. तो Mr. Amitabh Bachchan stopped him and he said that if you will do that, people will say that you are drunk. तो he said that sir, no sir, but बदतमीजी तो उसकी थी. तो कहते नहीं, it will be said that नशे में थे तुम क्योंकि तुम public figure हो. So the thing is that अभी जैसे जो सक्सेस मिल गया है उसके बाद से we are in a lot of public watch. We are constantly being seen around by aspirants, by different sections of societies. And I think that is part of the job. That is part of the job, and to further add to it, I also see that one should bear that kind of. We have to learn how to be responsible enough to be in these shoes. There are different lot of issues which are in the society, and how not to make our personal comments open on those issues are also very important. I would like to take this opportunity on this answer. We are seeing that how a lot of people who get selected, they turn into somehow social influencers, where they want to have opinion on everything, and their only goal is to just enhance their social media profile. And I don't understand, frankly, because when we study for civil services in GS4, the number one thing that we read is that anonymity is the first most virtue in civil services. So being popular for a
civil servant comes with a lot of burden, which a person will only be able to realize in the future. My mother is a professor, and she has always told me that you have to work from behind the curtains. So अभी हम लोग जब सेलेक्ट हो गए हैं तो एक वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आ गई है, जैसे जो वैभव ने सर ने बोला, वो चीज़ का ध्यान भी रखना है कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोलना, वो भी ध्यान रखना है. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, जो अभी आने वाले टाइम में जिन शूज में हमें जाना है. And especially you understand the importance of family, immediate family. Absolutely. Like my mother, like my father, like my brother. Now these are the people with which I can be myself. They will not judge me. I'm living in their living room. Right? But once I leave this ecosystem, Yes. I have to shed all my understanding of extended family, etc. Because they will consider it my ego, arrogance, and all the negative traits which might not be conveyed with that intention. That's amazing. Last but not the least, message to the aspirant. I think my message would be that this journey can be long and arduous. That is the nature of this exam. We all come thinking that we will clear it in our first or second attempt. That is what I wish for all the aspirants out there. And that is why we have even collaborated on this initiative where Vaibhav sir and I came, so that we can share our 2 bits. But even if it gets long, the first thing is that don't lose the hope. Second thing is that if you have already given 3 attempts or 4 attempts, always have a plan B on. Such is the nature of this exam that despite being the best, you might not land up in the list. That is, we have to just accept it. I have personally seen so many people, maybe they are even better than me, okay, but they are not in the list. So we just do not know that how we will perform in those 2 hours, how we will perform in those 3 hours. So what we can do is, as Mr. MS Dhoni says, that we need to just follow the process. To clear the prelims, there is a process. To clear the mains, there is a process. For the interview also, to some extent, there is a process. And we need to just surrender to the process. Just like we study in Bhagavad Gita that karmanyavadi karaste ma phaleshu kadachana. So in the same way, these philosophical orientations which have been taken up from Bhagavad Gita, we can always apply it in a preparation. Keep focused as much as you can to the process. Marry the process. Okay, everything else is just chalawa, and those chalavas are being offered by so many people today. And stay away from them. Just follow the process which Vaibhav sir has shared, I have shared, lot of other people have shared. And if you will see lot of toppers talks, certain 7 to 8 points will be common in all the toppers talks. PYQs are one of them. Doing answer writing is one of them. Reading the syllabus is one of them. Stick with those common points rather than what Rishabh Jain is saying, what someone else is saying. Stick with what everyone is saying and it's common with everyone, because that will surely work. That is my strategy to you. And the other thing that I want to share is that never be in the habit of spoon feeding. Everyone should form their own tactics. Strategy can be common. Vaibhav sir and I can give a strategy to you. But the tactics for a war are always designed by the one who is fighting the war. तो आपका tactics आपको ही सबसे better way में पता होगा कौन सा पेपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है. That are my words of advice for you, and all the best. Now Vaibhav sir would share. I just want to add one simple thing, that before you dive into this process or you become committed to this process, or even if you are in the process already, please interrogate your decisions. Why do you want to come into these services? If the answer is not in your own intrinsic motivation, intrinsic conviction about the changes that you want to bring in the society or want to see in the society by the virtue of civil services, then please take further decisions in your life, because this is the exact reason because of which this exam is also touted as a recipe for demographic disaster. For me personally, despite investing 5 years, and I think that Rishabh will concur, it was not a loss for us. These 5 years, even if we would have not made it to the list, these 5 years would have not been a loss to the extent that it would be a loss to many other people. And the reason is because we were into this process with full conviction and clarity that at least why we want to be here. That is why the guy persisted even after failing 2 prelims attempts. So there was a level of clarity.
And I think if we strive for that clarity consciously, that okay, let me ask myself, am I in this exam because of parental pressure, societal prestige, or I really want to give something back to the society? If we ask this question honestly and appreciate that answer honestly, then I think this preparation, even if it gets longer than you expected, would be much more digestible in your life, particularly. That's what I want to say. Thank you so much for being here, and I'm sure that this podcast will going to help a lot of aspirants out there. So thank you so much once again, and wish you all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you. Thank you for having us. Thank you.